हेलो बच्चा पार्टी। सो आप लोगों के लिए आज मैं पाथफाइंडर के दो फ्रिक्शन के ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे, है ना। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बच्चों, अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी ना फ्रिक्शन की, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन है बच्चों ना। पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने ऑलरेडी है यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में पहले मैं लैंग्वेज पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। अ बॉय लिफ्ट अ स्टेक ऑफ द सेवरल आइडेंटिकल बुक प्रेसिंग हार्ड विद हिज हैंड. Coefficient of the static friction between the hand and the book is mu hb is 0.4, between the books is mu bb, between the two book is 0.25, and mass of each book is 400 gram. Now the boy start decreasing the pressure gradually. When the horizontal component of the force applied by the boy becomes 120 Newton, the books are about to fall. Then the acceleration of free fall of g is 10 meter per second square. How many books are there in the stake? Find the frictional force between the third and the fourth book. So basically ये दो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें एक ही क्वेश्चन में दो है और इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो दो टोटल दो क्वेश्चन है बच्चों ना इसके अंदर। ओके, सो बेसिकली एक बॉय है जो कि इधर से प्रेस कर रहा है बुक के एक स्टेक को और इसको होल्ड कर रहा है। सो बेसिकली जो इसका हाथ होगा और ये बुक होगी, इनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो बुक्स पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ये जो फ्रिक्शन होगा ना बच्चों, ये फ्रिक्शन बाई हैंड होगा, है ना। इट विल बी द फ्रिक्शन बाई द हैंड। अच्छा, ये जो सारी की सारी बुक्स हैं बच्चों, इनका वेट होगा नीचे की तरफ। सारी की सारी बुक्स का वेट जो होगा बच्चों कितना होगा, हर एक का जो मास है वो 0.4 किलोग्राम के बराबर दे रखा है। तो आप समझ गए, मान लो n नंबर ऑफ बुक्स हैं, n बुक्स हैं सपोज करो ना, तो वेट हो जाएगा बच्चों इनका 4n के बराबर। तो 4n के बराबर बच्चों वेट हो गया, ठीक है। हैंड जो फ्रिक्शन लगा रहा होगा बच्चों ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, ऐसे पकड़ते हो कोई चीज तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगा रहे होते हो, उसके वेट को आप ही बैलेंस कर रहे हो। तो हैंड का फ्रिक्शन बच्चों यहां पे ऐसा होगा। यहां पे इन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज कर दी है इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने फ्रिक्शन कोफिशिएंट अलग अलग दे दिया है बुक्स के लिए और हाथ और बुक्स के लिए। एक काम करते हैं बच्चों, जो अंदर वाली जो बुक्स होंगी ना, n-2 बुक्स जो होंगी, उनको अपना सिस्टम मान लेते हैं। ये जो n-2 बुक्स होंगी, इनका वेट होगा बच्चों n-2 इंटू 4 के बराबर। अब इन पर फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा, तो देखो जो साइड वाली बुक है ना वो अलग हो गई, उनको हमने अलग कर दिया साइड वाली दोनों बुक्स को, ठीक है। ओके, साइड वाली बुक पे हाथ ऊपर की तरफ लगा रहा था फ्रिक्शन, इसका खुद का वेट नीचे की तरफ था, ठीक है ना। और इस पे भी साइड वाली पे फ्रिक्शन हैंड ऊपर की तरफ लगा रहा था, हैंड का जो फ्रिक्शन था ऊपर की तरफ था, इसका खुद का वेट 4 न्यूटन इधर की तरफ था। अब इन बीच वाली बुक्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा, इनको कौन रोक रहा होगा, ये बीच में जितनी भी n-2 बुक्स है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये वाली बुक इस पे फ्रिक्शन लगा रही होगी ऊपर की तरफ, लेट्स से F, और ये वाली बुक इस पे फ्रिक्शन लगा रही होगी ऊपर की तरफ F, है ना। तो बुक्स के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा और हाथ और बुक के बीच में लग रहा है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज समझना, जब आप और अंदर वाली बुक्स लोगे ना, इन दो को हटा दो साइड से और दो को हटा दो, तो जो अंदर वाली जो बुक्स होंगी ना, ये अंदर वाली जो बुक होंगी, उनका वेट तो और कम हो जाएगा। लेट्स से डायग्राम बनाता हूं मैं ना, अंदर वालियों का भी यहीं पे बनाता हूं, मतलब ना अगले पेज पे जाएंगे, लेकिन पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा सिचुएशन को समझाता हूं, इस डायग्राम को यूज कर लेते हैं। तो अब मैंने वो दो बुक थी ना जो साइड वाली, दो बुक्स उनको अलग कर दिया, और दो बुक जो साइड वाली थी इनको अलग कर दिया, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं यहां पे हो गई 4 बुक, n-4 इंटू 4, इतना वेट होगा इनका। तो यहां पे फ्रिक्शन कौन लगा रहा होगा, दो बुक लगा रही होंगी आपस में, लेट्स से F' एंड F'। मुझे एक बात बताओ, n-4 बुक्स को बैलेंस करने के लिए, इनके वेट को बैलेंस करने के लिए जो फ्रिक्शन की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, वो n-2 को बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड वैल्यू से तो कम ही होगी। ये वाली बात समझ में आई, n-2 का वेट ज्यादा होगा, n-4 का वेट कम होगा। तो इनके लिए जो यहां पे मुझे फ्रिक्शन चाहिए, ऑब्वियस बात है कम चाहिए होगा। मतलब इस वाली बुक यहां पे फ्रिक्शन और यहां पे फ्रिक्शन मुझे कम चाहिए होगा, यहां फ्रिक्शन मुझे ज्यादा चाहिए होगा इन जगहों पे, और सबसे ज्यादा फ्रिक्शन मुझे बाहर चाहिए होगा, क्योंकि वो पूरी सारी की सारी बुक्स का वेट बैलेंस करना है। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन मुझे सबसे बाहर वाले सरफेस पे चाहिए, उससे कम मुझे जस्ट अंदर वाले पहले सरफेस पे चाहिए, ठीक है ना। फ्रिक्शन की वैल्यू समझ में आई। अब हमें इतना सब कुछ डिटेल में जा क्यों है, बेसिकली यहां पे पता है इन्होंने क्या गेम खेल दिया है कि इन्होंने फ्रिक्शन कोफिशिएंट अलग अलग कर दिया है। देखो, फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी ना यहां पे, F हैंड लिमिटिंग जो होगा, नॉर्मल कितना है बच्चों यहां पे 120, और फ्रिक्शन का जो
बुक और हाथ के बीच का जो कोफिशिएंट है वो 0.4 दे रखा है, तो 120 इंटू 0.4 हो जाएगा 48 न्यूटन के बराबर। लेकिन यहां का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा ना बच्चों, एफ लिमिटिंग जो होगा, नॉर्मल तो बच्चों पूरे में ही 120 रहेगा, दोनों तरफ से आप प्रेस कर रहे हो उसको 120 से, तो जैसे इस वाली बुक पे आप 120 लगा रहे हो इधर से, तो इधर से 120 लगेगा, ये इसको 120 से प्रेस करेगी। सिमिलरली इधर से 120 लगा रहे हो तो इधर 120 लगेगा, ये इसको 120 से प्रेस करेगी, तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू 120 के बराबर होगी। 120 इंटू 1/4 0.25 1/4 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन। तो बच्चों यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो 30 न्यूटन है, यहाँ पे जो लग सकता है 48 न्यूटन है। अच्छा, और बाद बाकी अंदर वाले सरफेस पे भी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, 30 न्यूटन होगा, क्योंकि इन सबका म्यू सेम है अंदर वाले सरफेसेस का। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, अगर स्लिपिंग हो सकती है तो वो यहां पे होगी, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, बाद बाकी अंदर तो होगी नहीं। इन सर्फेसेस पे स्लिपिंग हो सकती है या फिर इस वाले पे हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि अगर यहां स्लिपिंग नहीं हुई मतलब अंदर तो हमें कम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, यही तो मैंने प्रूव किया है कि n-4 बुक्स को बैलेंस करने के लिए कम फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू n-2। तो बस मुझे मेक श्योर करना है कि यहां पे स्लिपिंग ना हो और यहां पे स्लिपिंग ना हो। तो अगर मैं मेक श्योर करना चाहता हूं कि इस अंदर वाले सरफेस पे यहां का जो फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, एफ लिमिटिंग कितना है 30 न्यूटन, यहां का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है बच्चों, एफ हैंड का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है दैट इज 48 न्यूटन, ठीक है। यहां पे भी बच्चों एफ हैंड लिमिटिंग जो है वो 48 न्यूटन है, और यहां पे जो है एफ लिमिटिंग जो है बच्चों वो 30 न्यूटन के बराबर है ना। तो अब हमें इन दोनों को, क्योंकि अगर यहां स्लिपिंग नहीं हुई तो यहां तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां तो कम फ्रिक्शन चाहिए ना, यहां तो n-4 बुक का वेट बैलेंस करना है बस। तो अगर यहां पे n-2 का कर पाया ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो यहां भी लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 30 होगा ना, समझ गए। तो इसलिए मैंने कहा कि बस मुझे इन दो जगहों पे चेक करना है। दो जगहों पे इसलिए चेक कर रहा हूं, अगर पूरे में म्यू सेम दे रखा होता ना तो मैं सिर्फ बाहर वाले पे चेक करता, फिर मैं अंदर वाले को चेक ही नहीं करता। पूरे का म्यू अगर सेम दे रखा होता ना, सिर्फ बाहर वाला चेक करना था, अंदर वाला तो मुझे चेक नहीं करना था। तो अगर मैं इस वाले सरफेस पे स्लिपिंग कराना चाहता हूं, इस वाले सरफेस पे, तो नंबर ऑफ बुक मान लो n के बराबर होनी चाहिए। तो 48 प्लस का 48 ये n इंटू 4 के बराबर होना चाहिए। n की वैल्यू बच्चों यहां से मेरे पास आ जाएगी 24 बुक्स, ठीक है। अगर म्यू हर जगह पे 0.4 होता तो 24 बुक तक होल्ड कर सकते थे। अब हम बात करते हैं, मान लो मैं यहां की स्लिपिंग की कंडीशन लिखता हूं, तो मैं कहूंगा अब n-2 बुक्स है और फ्रिक्शन जो लग सकता है वो कितना है 30 प्लस का 30 60 इज इक्वल टू n-2 इंटू 4। तो यहां से n की वैल्यू आ रही है बच्चों हमारे पास 17। तो ऑब्वियस बात है 17 बुक अगर होंगी तो यहां पे स्लिपिंग स्टार्ट होगी, और 24 बुक होंगी तो यहां पे होगी। तो ऑब्वियस बात है 17 इज द लोअर नंबर, तो 17 में यहीं पे स्लिपिंग हो जाएगी, 24 वाली बात तो पहुंचेगी नहीं, तो ये फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचेगा ही नहीं। टोटल मैक्सिमम जो बुक हो सकती है ना बच्चों दैट इज द 17 बुक आप होल्ड कर सकते हो इस तरीके से, और 17 बुक का जो टोटल वेट होगा ना 17 इंटू 4 68। तो यहां पे जो फ्रिक्शन होगा ना वो 34 न्यूटन होगा, और यहां पे भी 34 न्यूटन होगा। यहां का फ्रिक्शन लिमिटिंग होगा ही नहीं, ठीक है, यहां का लिमिटिंग हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं देखो बच्चों यहां पे 17 बुक्स जब होंगी ना, तो एफ हैंड जो होगा ना वो 34 न्यूटन के बराबर होगा, इधर 34 और इधर 34। अंदर वाला जो पहले सरफेस का, इसको पहला सरफेस बोल देते हैं इसको ना, पहला सरफेस, यहां का जो फ्रिक्शन होगा ना वो 30 न्यूटन होगा। अंदर वाले सरफेस का, यहां वाले सरफेस का, सेकंड वाले सरफेस का जो फ्रिक्शन होगा, इसको तो n-4 बुक होल्ड करनी है, दो बाहर वाली निकल गई, तो 17 माइनस का 13, 13 चौक 52, 52 डिवाइडेड बाई 2 26 न्यूटन, यहां पे 26 होगा। F3 जो होगा ना बच्चों वो बेसिकली 22 न्यूटन होगा, यहाँ पे थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड और फोर्थ बुक के बीच में जो फ्रिक्शन होगा ना वो 22 न्यूटन होगा। ये भी हमारा एक क्वेश्चन था, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ बुक। तो थर्ड एंड फोर्थ बुक के बीच का जो फ्रिक्शन आ जाएगा बच्चों वो हमारा 22 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन था बच्चों। फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट अलग अलग दे रखे थे। अगर सब जगह का फ्रिक्शन कोफिशिएंट बच्चों अगर 0.4 दे रखा होता ना तो 22 आंसर आता, फिर हमारा 24 आंसर आता, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो तुम 24 बुक्स मान लेते हो तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड होगा, 22 बुक का वेट कितना होगा अंदर वाली 22 बुक का, 22 इंटू 4 88, मतलब मुझे यहाँ पे 44 न्यूटन चाहिए। 44 न्यूटन तो जा ही नहीं सकता ना, तो स्लिपिंग हो जाएगी ना, समझ गए। तो क्यों मैंने ये वाला नहीं लिया। और अच्छा 17 के हिसाब से मैंने देखो पूरा जस्टिफाई कर दिया। 34 यहाँ पे फ्रिक्शन चाहिए होगा, हो सकता है 48 तक हो सकता है, यहाँ पे 30 चाहिए होगा, यहाँ पे 26 चाहिए होगा, यहाँ पे 22 चाहिए होगा, 18
देन 14, देन 10, देन 6, देन 2। तो बीच में जो एक बुक होगी ना 8 इधर और 8 इधर, बीच वाली जो होगी उस पर 2 न्यूटन इधर से 2 न्यूटन इधर से उसके वेट को बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा इस वाले पार्ट का। दोनों पार्ट मतलब हमारे इसके कवर हो गए। आई होप यू गॉट द आंसर। 17 एंड 22 न्यूटन इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब बच्चों चलते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन जो फ्रिक्शन फोर्स का पाथफाइंडर का ही है ये भी ना। अ ब्लॉक इज गिवन अ वेलोसिटी u ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड नॉट फ्रिक्शनलेस। ओके, सो रफ सरफेस है बच्चों ना, फ्रिक्शनलेस नहीं है। is observed a distance s away a time tau second later. Find the coefficient of the friction between the floor and the block. Acceleration of the free fall is g. बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, जितना आसान लग रहा है ना उतना आसान है नहीं। क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है आपसे, पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं आप लोगों को। देखो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी समझा देता हूं ना पहले, तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं क्यों इसको अच्छा क्वेश्चन बोल रहा हूं। इन्होंने ये बोला कि आपने एक ब्लॉक को देखा, ये एक ब्लॉक था और ये बच्चों ऐसे करके यू स्पीड से जा रहा था। आपने यहां से इसको जाते हुए देखा, ये रफ सरफेस है, फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन है इस वाले सरफेस पे ना। आपने ब्लॉक को चलते हुए देखा, काफी देर बाद आप आए और आपने देखा कि ब्लॉक जो है ना टाउ सेकंड के बाद एस डिस्टेंस दूर है। अब समझना इसको, टाउ सेकंड के बाद बच्चों ब्लॉक का है एस डिस्टेंस दूर है, टी इक्वल टू टाउ सेकंड पे। अब आपको बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पे क्या रहा होगा, है ना। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन नहीं, आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है मैं बताता हूं। ऐसा हो सकता है कि आप जब टाउ सेकंड पे आके ब्लॉक को देखने आए ना तो ब्लॉक उससे पहले ही रुक चुका था सपोज। अब जैसे मान लो आपने एक ब्लॉक को छोड़ दिया, आप थोड़ी देर मुंह इधर किया, फिर आपने देखा तो आपको ब्लॉक दिखा कहीं पे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका मुंह जब इधर था तो ब्लॉक पहले रुक गया था, रुका हुआ था, अब जाएगा तो यानी एस डिस्टेंस पे जाकर रुक गया, अब आपने देखा तो वहीं पे मिल गया आपको। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। ऐसा भी हो सकता है कि उसी मूवमेंट में ब्लॉक रुक रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि उस मूवमेंट में ब्लॉक ना रुका हुआ, चल रहा हो। दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी मतलब लाइक दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ओके, सो यहां पर 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। या तो ब्लॉक टाउ सेकंड तक रुक चुका होगा, पहले ही रुक गया होगा, ठीक है, तो तुम मतलब फिर वो इक्वेशंस नहीं लगा सकते डायरेक्ट, है ना, क्योंकि ब्लॉक रुक गया, आपको नहीं पता ना कब रुक गया। तो फ्रिक्शन अगर बहुत ज्यादा होगा तो शायद टाउ सेकंड से पहले ही रुक गया होगा। फ्रिक्शन जस्ट इतना है कि जिस टाइम पे तुम देख रहे हो उसी टाइम पे रुक रहा है। और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ना रुका हो आपके सामने। सारी की सारी पॉसिबिलिटीज है या नहीं है? ये वाली बात क्लियर हो गई? ये वाली बात क्लियर हो गई? ओके, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए करते क्या है बच्चों, हम बनाते हैं यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ऑब्वियस बात है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा यहाँ पे ना, क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो भी होगा वो कांस्टेंट ही लेके चलेंगे हम लोग ना। तो यहां पर हम बनाते हैं बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें u के बराबर दे रखी थी। अब टाउ सेकंड तक हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों देयर आर फ्यू पॉसिबिलिटीज। मान लो फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है यहां पे ऐसे। आप बोलते हैं हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये वाला ग्राफ होता ही नहीं होता अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं। ये वाली बात समझ में आ गई? ओके, ये t इक्वल टू टाउ है यहां पर ना, टाउ। देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी कि इसकी स्पीड जो है जीरो ही ना हुई हो, इसकी स्पीड जीरो ना हुई हो। देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी कि स्पीड जस्ट जीरो हुई हो, अभी इसी टाइम पे मतलब जीरो हो रही है ना, स्पीड घटेगी ऐसे ही। और एक पॉसिबिलिटी है कि स्पीड पहले ही जीरो हो गई। ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी या नहीं बनेंगी यहां पे? ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी। ये वो पॉसिबिलिटी है जस्ट कि उसी टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो रही है। देखो वेलोसिटी घटते घटते टाउ सेकंड पे आके जीरो हो गई है। ये वो वेलोसिटी है कि वेलोसिटी कुछ बची है टाउ सेकंड पे ना, जीरो नहीं हुई है। और ये है कि मतलब हमने माना कि तो फ्रिक्शन जितना कम होगा ये वाली पॉसिबिलिटीज बनेगी। जितना कम करते जाओगे ना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, एक वैल्यू आएगी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की जिस पे ये जस्ट यहां पे जाके रुक रहा होगा, है ना। एक वैल्यू आएगी बच्चों फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की, और कम करोगे तो ये पॉसिबिलिटी बनती जाएगी, मतलब रुकेगा नहीं टाउ सेकंड पे, है ना। और जीरो कर दोगे फ्रिक्शन तो यू से ही चल रहा होगा। और ज्यादा करते जाओगे फ्रिक्शन तो इधर वाली सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो एरिया अंडर यूटी कर्व जो होता है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट देता है नहीं देता है हमें? आप बोलोगे हाँ सर। तो यहां पे आपको 2 पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेंगी कि अगर जो डिस्टेंस है ये छोटी है u इंटू टाउ से, मतलब इस वाले केस को और इस वाले, और बड़ी है या बराबर है हाफ u इंटू टाउ से, तो ये वो सारे केसेस आ गए। एरिया अंडर द कर्व हाफ u इंटू टाउ से बड़ा और u इंटू टाउ से छोटा। u इंटू टाउ मतलब ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया, और हाफ u इंटू टाउ मतलब इस ट्रायंगल से बड़े वाले एरिया।
मतलब जो भी ये वाले केसेस बनेंगे ना जिसमें वेलोसिटी फाइनली जीरो नहीं हुई होगी, तो इस वाले केस में v जो होगा ना वो नॉन जीरो होगा या जस्ट यहां पे जीरो हो रहा होगा। ये वो वाले केस हो गए, है ना। और एक केस बनेगा बच्चों जिसमें वेलोसिटी जीरो हो गया है टी टाउ से पहले ही, तो इसमें जो एस आएगा ना बच्चों वो छोटा आएगा हाफ u इंटू टाउ से। इनका जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वो हाफ इस वाले इस ट्रायंगल के एरिया से छोटा ही आएगा, है ना। ये वो वाला केस है जिसमें वेलोसिटी पहले जीरो हो गई है। तो दो केस बनाने पड़ेंगे बच्चों में और दोनों केस के हिसाब से हमें आंसर करना पड़ेगा। तो पहले आते हैं बच्चों हम जो है जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो है u इंटू टाउ डिवाइडेड बाई 2 से छोटा है और जीरो से बड़ा है। अच्छा यहां पे इक्वलिटी लगा सकते हो ऐसे ना, दोनों जगह इस तरीके से इक्वलिटी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी इसकी जीरो हो चुकी है फाइनल वाली टी से पहले ही। तो हम इसमें क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन मोशन लगा देंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2a फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू मान लेते हैं, तो म्यू जी के बराबर एक्सेलरेशन आएगा इंटू एस। तो यहां पे बच्चों हमारे पास वेलोसिटी हो चुकी है जीरो, तो यहां पे म्यू की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी इंटू एस के बराबर। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अगर एस जो है इससे छोटा है, म्यू इंटू टाउ डिवाइड बाई 2 से छोटा है, तो ये केस बनेगा। और दूसरा केस क्या बनेगा जिसमें वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर एस जो है ग्रेटर देन है म्यू यू इंटू टाउ डिवाइडेड बाई 2 से, लेकिन छोटा होना चाहिए यू टाउ से। अच्छा यू टाउ से बड़ा नहीं हो सकता एस, है ना, उसकी स्पीड बढ़ थोड़ी सकती है। या तो कांस्टेंट जा सकता है अगर फ्रिक्शन ना हो तो। इसमें बच्चों फाइनल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, ये वो वाला केस है। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है यहां पे। तो अब आप इसमें दो इक्वेशन लगाओगे, एक तो लिखोगे चाहो तो ये वाली इक्वेशन लगा लो, v इक्वल टू यू माइनस का म्यू इंटू जी इंटू टाउ, एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। और एक इक्वेशन बनेगी एक बना सकते हो आप, s इज इक्वल टू यू टी यू इंटू टाउ माइनस का हाफ म्यू इंटू जी इंटू टाउ का स्क्वायर, ठीक है, एक ये बनेगी। तो बेसिकली हमें ये वाली इक्वेशन की जरूरत ही नहीं, हमें इसी से काम हो जाएगा, है ना। तो यहां पे जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, म्यू दैट कम्स आउट टू बी यू इंटू टाउ माइनस का एस इंटू 2 डिवाइडेड बाई जी इंटू टाउ का स्क्वायर था ना, जी इंटू टाउ का स्क्वायर। सो बच्चों एक इक्वेशन ये आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, जी इंटू टाउ का स्क्वायर है यहाँ पे ना, टाउ का स्क्वायर ये आ जाएगा बच्चों म्यू। समझ में आया बच्चों। तो दिस इज अ वेरी, it looks like a very easy question, but this was not that easy. So you have to consider all the possibilities, what can happen in this case. So you will get the multiple values of mu. So one value will be given by this and one value will be given by this. So put the value of s here, you will get the mu value. Put the value of s here, you will get the mu value. So mu as a function of s and u you are getting, and tau. Okay, so in this case mu is not dependent on tau. In this case it is dependent on tau. Okay, so these were the two questions of the Pathfinder. I hope you enjoyed both the questions, and similar kind of questions बच्चों मैं और भी अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। और इस वाले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इस पर तो जो अमेजिंग कंटेंट आपको मिलने वाला है ना उसका कोई लेवल ही नहीं है ना, मजेदार कंटेंट मिलेगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।